सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। देखो मेरे भाई, इस तरीके के सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामों में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, याद रखना। देखो, एट द रेट का मतलब है कि एल जो है के का पति परमेश्वर है मेरे भाई। फिर एंड का मतलब है कि के जो है एल की मम्मी है, और हैज का मतलब है कि के एल का बेटा है। तो मैं आंसर तुमको बताऊं उससे पहले मैं सवाल को ही थोड़ा ठीक कर लेता हूं। सर सवाल में क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या ठीक करोगे? तो मेरे भाई देखो, सवाल में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर के और एल है, यहाँ पर भी के और एल है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, एल और के है। जबकि यहाँ पर भी देखो के एल और के एल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, एल के दिया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। देखो मेरे भाई, देखो यहां पर बोला है कि एल जो है के का पति है। अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी। भाई सीधी सी बात है कि ये जो है इसका पति है, तो ये अगर पति है तो ये पत्नी होगी। तो मैं इस सवाल को थोड़ा उल्टा कर देता हूं। मैं सवाल को कर देता हूं कि जो के है वो एल की मेरे भाई क्या है, पत्नी है। ठीक है भाई, क्या है मेरे भाई, पत्नी। अब देखो, ये भी के एल, ये भी के एल और ये भी के एल। अब तुम सवाल पे आओ। तुमसे बोला कि बी का डी से क्या संबंध है। तो सवाल में मैंने ढूंढा कि ये रहा बी और ये रहा डी, यानी कि इन दोनों से मतलब है। तो ये फालतू की चीजें हैं, हटा दो। इधर भी ये फालतू की चीजें हटा दो। तो देखो, सबसे पहले एट द रेट, और एट द रेट का मतलब मैंने क्या बताया कि ये इसकी पत्नी है। तो भाई इसकी पत्नी हो जाएगी ये बी। तो बी जो है सर ये पत्नी है मेरे भाई, किसकी? सर ये तो सी की पत्नी है। आगे तो हैज है, हैज बोले तो सर ये इसका बेटा है, यानी इसका बेटा हो गया ये। तो सी जो है सर बेटा है मेरे भाई, किसका? सर ये तो डी का बेटा है। अब कुएं में पटक दो इस बी को, कुएं में पटक दो इस सी को, और कुएं में ही पटक दो इस डी को। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनों को रख के देखता हूं। देखो, मान लो कि ये मैं हूं, तो ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे की पत्नी है। तो मेरे बेटे की पत्नी मेरी क्या लगेगी? बहू लगेगी ना। है क्या कहीं पर ऑप्शन में? ये रही पुत्रवधू। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। मजा आया ना सवाल को करके? ठीक है भाई, मजा आया सवाल को करके? ठीक है भाई, तो जबरदस्त तरीका है मेरे भाई कि इन सबको पटक दो कुएं में, इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद को रखूंगा, ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे की पत्नी, तो मेरे बेटे की पत्नी मेरी बहू लगेगी। खत्म हो गया सवाल। आइए अगले सवाल को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मेरे भाई, एक दो सवाल देखते हैं और क्लास को छोड़ के चले जाते हैं। प्लीज भाई ऐसा मत करना, क्लास को लास्ट तक देखना। मजा तभी आएगा जब क्लास लास्ट तक देखोगे। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया, केवल और केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी, रीजनिंग भी और मैथ भी। इन चारों सब्जेक्टों का
कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। इसमें मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन की गारंटी को पक्का बना सकते हैं। तो जिनको चाहिए भाई मैसेज कर देना। 1 सेकंड भाई, कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। लो भाई, अगला सवाल देखो। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? अगर मेरे भाई तुम्हें इस समीकरण का आंसर 44 लाना है तो बताओ कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलनी पड़ेगी? 32 और 36 को, 9 और 64 को, 64 और 36 को, 3 और 9 को। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो भाई, अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं 32 और 36, यानी कि 36 की जगह पर अगर मैं 32 लिख दूं तो क्या 32 में 3 का भाग जाएगा? 32 में 3 का भाग जाता ही नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई पहला ऑप्शन तो तुम्हारा क्या हो गया? पहला ऑप्शन तो गलत है। मेरे भाई 9 को और 64 को बदल दो। तुम एक बात सोचो मेरे भाई, अगर इस 9 की जगह पर मैं 64 लिख दूं और 64 के आगे मल्टीप्लाई है तो किसी भी संख्या को जब मैं 64 से गुणा करूंगा तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा भाई। तुम खुद सोचो कि मान लो तुम्हारे पास में यहां पर 2 है, एक तो तुम इसको 9 से गुणा करो तो आंसर कितना आता है? 18। एक मान लो यहां पर 2 है, अब मैं तुमसे बोलूं इसको 64 से गुणा करो तो 64 से गुणा करने पर तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब मेरे भाई छोटी छोटी चीजें हैं, ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे क्या हो गए? गलत हो गए। इसको मैं देख सकता हूं मेरे भाई, देखो 9 चौके 36, तो ये काम तुम लगाओ। देखो 64 की जगह पर 64 प्लस में 36 की जगह पर 36, 3 की जगह इनको आपस में बदल देता हूं, ठीक है भाई। 3 की जगह पर तो मुझे 9 लिखना है और 9 की जगह पर मुझे 3 लिखना है, माइनस का 32 तो है। आगे आ जाओ, 64 की जगह पर 64 प्लस में 9 चौके 36, 4 बढ़ गया, 4 तिया 12 हो गया, माइनस का हो गया 32। 64 और 12 कितना होता है? 76। 76 में से 32 घटेगा तो 44 आंसर आएगा, जो कि 100% सही है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। और कम से कम इस तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर तुमको ये वाला टॉपिक नहीं आता तो एग्जाम देने ही मत जाना मेरे भाई, क्योंकि रीजनिंग में अगर तुम नंबर कटवा रहे हो इसका मतलब तुम मैथ में भी नंबर कटवाओगे और करंट अफेयर की तो फिर बात ही मत पूछो। रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर हमको लाने हैं, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए भाई। आइए देखो, ये लो भाई भयंकर तरीके का सवाल, ब्लड रिलेशन का सवाल है, रिश्तेदारी का सवाल है, और रिश्तेदारी के लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तुमसे बोला है एक परिवार में एक्स और वाई सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से उनका जन्म हुआ है, एक ही पेट से उनका जन्म हुआ है। अब एक ही पेट से जन्म होने वाले बच्चे तो भाई बहन होते हैं भाई। भाई मेरा भी उसी पेट से जन्म हुआ, मेरे भाई का भी उसी पेट से जन्म हुआ, मेरी बहन का भी उसी पेट से, यानी अमर की मम्मी सेम है। यानी कि एक्स और वाई क्या है? सहोदर। सहोदर बोले तो मेरे भाई हम इसको काट के भाई बहन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भाई बहन लिख सकते हैं। फिर आगे आ जाओ, पी के 2 बच्चे हैं और जी जो कि जे का ससुर है का पुत्र है। जे का एकमात्र पुत्र है, वाई जे की पोती या नाती नहीं है, तो
x का g से किस प्रकार का संबंध है। बताओ मेरे भाई कि x का g से क्या संबंध है। अब तुम एक बात सोचो भाई, बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक बात सोचना तुम लोग। या अरे एक सेकंड भाई, ये कैमरा बार बार, ठीक है, लाइट भाई जब धीरे तेज आती है ना तो ये कैमरा अपना आपा खो देता है, ठीक है। देखिए देखो, यहां पर तुमसे बोला है कि x और y सहोदर यानी कि भाई बहन, और p के दो बच्चे हैं। तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है मेरे भाई कि भाई तुमसे बोल रहा है कि p के दो बच्चे हैं और ये भी तो दो ही हैं, x और y। तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि भाई देखो ये p है और इस p के दो बच्चे हैं, एक बच्चा है x और एक बच्चा है y, और ये p के क्या है मेरे भाई, p के बच्चे हैं, बच्चे दो ही अच्छे। तो ये p के बच्चे हो गए तुमसे बोला। और वह जी जो कि जे का ससुर है का बेटा है। मेरे भाई जी जो जे का ससुर है, मेरे भाई जे, इस जे का ससुर कौन है, इस जे का ससुर मेरे भाई कौन है, इस जे का ससुर तो जी है का मेरे भाई जी जो कि जे का ससुर है का पुत्र है। तो मेरे भाई जे का ससुर कौन है, जी, और इसका बेटा है मेरे भाई ये पी। अरे तुमसे यही तो बोला है इसमें कि वह जी जो कि जे का ससुर है का बेटा है। तो ये जी जो है जे का तो ससुर है और इसका बेटा कौन है, ये पी। तुमसे बोला कि जे का तो एकमात्र पुत्र है, जे के एक बेटा है, इस बेटे को छोड़ दो, ठीक है, जी का एक बेटा है। वाई जो है जी की पोती या नाती नहीं है। भाई देखो, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है और ये मेरे बेटे के बच्चे। तो मेरे बेटे के बच्चे या तो मेरे पोते लगेंगे या पोती लगेंगी, लड़का होगा तो पोता, लड़की होगी तो पोती। अब तुमसे बोला कि जो वाई है ना वो पोती नहीं है। अब वाई अगर पोती नहीं है तो पोता होगी। भाई ये मैं हूं, देखो इनसे तो अब कोई मतलब ही नहीं बचा तुमको, तुमसे तो एक्स और जी के बारे में पूछा है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मान लो ये मैं हूं, ये मेरा बेटा और मेरे बेटे के दो बच्चे। अब या तो लड़के होंगे तो पोते होंगे, लड़की होंगी तो पोती होंगी। अब तुमसे बोला है कि एक्स, ठीक है, वाई जो है पोती नहीं है। अगर ये पोती नहीं है तो फिर पोता होगी, पोती नहीं है तो पोता होगी। तो तुमसे बोला कि x जो है जी से किस प्रकार संबंध रखेगी। तो अगर ये पोता है तो फिर ये पोती होगी, ये पोता है तो ये क्या होगी, पोती होगी, और पोती इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। अगर तुम्हें इस समीकरण की वैल्यू कितनी लानी है, 213 लानी है। अगर तुम्हें इस समीकरण का आंसर 213 लाना है तो कौन सी दो संख्याओं को बदलना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, 72 को अगर मैं 9 से गुणा करूंगा, 72 को अगर मैं 9 से गुणा करूंगा तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। अरे तुम खुद सोच के देखो यार, 9 दूना 18 का एक, 9 7 का 63 और एक 64, आंसर 648 आएगा, और 3 नाम का 27। तो सर ये आंसर तो बहुत बड़ा है, हमको तो 213 लाना है। इसका मतलब सर इस 9 में मिस्टेक है, इसका मतलब इस 9 में मिस्टेक है। तो भाई देखो 6 का भाग जाएगा, 12 6 का 72 हो जाएगा, तो 6 से गुणा तो भी आंसर बहुत बड़ा आएगा। तुम ऐसे करो, 9 को और 3 को बदलो, तो देखो 72 गुणा में 9 की जगह पर 3 प्लस में 27 भाग, और 3 की जगह पर 9 लिखना है, माइनस का 6 करना है। तो 72 गुणा में 3 करेंगे तो 7 या 21 यानी कि 216 आएगा, प्लस में मेरे भाई 9 तिया 27 आएगा, माइनस का 6 आएगा। 216 में 3 जोड़ेंगे 219 आएगा, 219 में से 6 घटाएंगे 213 आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनका सही है कि भाई 9 को और 3 को बदल लो, आ गया तुम्हारा आंसर। और क्या चाहिए तुम लोगों को,
तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। देखो भाई, जिन भी बच्चों को कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए ना, तो वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं सवाल समझ में आ जाएगा। अब एक सवाल को मैं 4 बार रिपीट करूंगा उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे भाई आपकी एग्जाम तो आ चुकी है, किसी का एग्जाम कल है तो किसी का परसों है, किसी का अगले दिन है। तो भाई फालतू में टाइम खराब नहीं करेंगे, जिनको समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना। अब ध्यान से देखो भाई, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 1792 में 7 का भाग देना है, क्या जाता है क्या मेरे भाई? 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजो 35, 7 6 42, 256 आंसर आएगा। अब 256 आंसर आएगा मेरे भाई, और 256 को जब देखो इसको इसमें भाग दे, 256 आया, और 256 को जब तुम 16 से गुणा करोगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। ये तो दूध पीने वाला बच्चा भी बता सकता है कि जब इसको मैं 16 से गुणा करूंगा तो आंसर बहुत बड़ा आएगा मेरे भाई। इसका मतलब सर 7 में और मेरे भाई किस में गलती है? 7 में और 6 में गलती, 16 में गलती है। तो इनको चेंज कर दो मेरे भाई। देखो 16 की जगह पर क्या लिखूंगा? 7 गुणा में 1792 की जगह पर 92 लिख देंगे, और मेरे भाई 7 की जगह पर 16 लिख देंगे, प्लस में 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, तो माइनस का 6 कर देंगे। अब देखो 7 गुणा में 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 1 बचेगा, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 113 हो गया, 113 माइनस का 6, इसको गुणा करेंगे 13 7 का 91, यानी कि 791 आएगा। सॉरी, ठीक है, 1 सेकंड भाई, कुछ गलती कर दी कि हमने। ठीक है, देखो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, यहां तक तो ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे भाई 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 दोनों 112 आएगा। ठीक है, 112 आएगा इसका भाग देने पर। तो 12 पंजो 60, 12 छिकाणी 72, 12 7 का 84, यानी इसको गुणा करेंगे तो 784 आएगा, और 784 में से इस 6 को घटाएंगे तो 778 आंसर आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई राइट आंसर तुम्हारा डी है कि 16 को और 7 को बदल दो। मेरे भाई देखो, तुमको ये लग रहा होगा कि मैं ये आंसर पहले से रट के आया हूं, हो सकता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो ये चीजें कि मैं तो ये आंसर पहले से रट के आया हूं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम भी इन सवालों को कर सकते हो। भाई थोड़ी देर के लिए तुम खुद ये बात को सोचो कि 7 का भाग इसमें दूंगा, तो पहली बात तो 7 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या का भाग देते तो आंसर बड़ा आता है, तो बड़ा तो आंसर आएगा। फिर बड़े आंसर को बड़ी ही संख्या से गुणा करूंगा तो आंसर तो फिर और बड़ा आएगा, भाई आंसर तो और बड़ा आएगा। और भाई तुम सोचो कि 7 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार? 7 दूनी 14, 7, ठीक है, 3 बचेगा, 7 पंजो 35, और मेरे भाई 4 7 6 42, ठीक है, मेरे 256 आएगा। और 256 को जब 16 से गुणा करोगे तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा, और उतना बड़ा लाना नहीं है हमको। फिर बच्चे सोचेंगे 16 और 15 को बदल दो। अरे तो भाई चाहे 16 से गुणा कर लो चाहे 15 से गुणा कर लो, आंसर तो बड़ा ही आ रहा है, तो किसी छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। और 16 और 7 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठ रहा था कि 7 की जगह पर 16 और 16 की जगह पर 7 आ गया आंसर। तो रटने पटने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में, कहीं तुम ये सोचो कि मैं रट के आया हूं या फिर ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए ये लो भाई, देखो अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। पहले तुम ये देखो ये आदमी कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 और 6 आदमी है। तो पहले तो तुम एक सीधी लाइन बनाओ, इसमें 6 आदमी बिठाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, और ये हो गया
सातवां। अब तुम देखो, सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, सबका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ। देखो सबका मुंह उत्तर दिशा, इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका दायां, और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखते जाओ। तुमसे बोला है कि गौरव जो है अमित के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, युक्ति एक किनारे पर बैठी है। अब युक्ति एक किनारे पे बैठी है, अब हो सकता है कि युक्ति इधर को बैठी हो, या हो सकता है कि युक्ति इधर को बैठी हो, कहीं पर भी बैठ सकती है मेरे भाई। हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है। अगर मैं युक्ति को यहां बिठाऊंगा तो हातिम इसके बाएं, सर इधर को तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये कन्फर्म हुआ कि युक्ति इधर को बैठी है। अब युक्ति अगर इधर को बैठी है तो हातिम इसके बाएं चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां पर हो गया हातिम। अब आगे सवाल को देखो, तुमसे बोला कि जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है, यहां पर भी बोला कि जो गौरव है अमित के बाएं चौथा है, तो अमित को अगर मैं यहां बैठाऊं तो अमित के बाएं चौथा, तो बाएं तो यहां नहीं बैठा सकता मैं, ठीक है भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो अमित को यहां बिठा दो तुम। अमित के बाएं देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर गौरव बैठा है। जैद गौरव के दाएं तीसरा, तो गौरव के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां पर जैद बैठा है। तुमसे बोला गया कि जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकंड भाई, ठीक है। ये तो हमने आदमी ज्यादा बना लिए यार, ये तो 7 आदमी हो गए भाई, ठीक है। ये तो आदमी 7 हो गए, इसमें तो 6 ही आदमी है, ठीक है। देखो 1 आदमी 2 आदमी 3 4 5 और ये हो गया 6। तो युक्ति अगर इधर को बैठी है तो इसके बाएं चौथे पे कौन, हातिम, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर हातिम बैठा है। तुमसे बोला गौरव अमित के बाएं चौथा, तो अमित को यहाँ बिठाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर गौरव बैठा है। जैद गौरव के दाएं तीसरा, तो गौरव के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर जैद बैठा है। तो सारे आदमी बैठ गए, एक बच गया वरुण, वरुण को तुम यहाँ बिठाओ। अब तुमसे बोला कि जैद के बाएं दूसरा कौन है, तो ये रहा जैद, इसके बाएं पहला और दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, हातिम। तो जिन्होंने हातिम आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया, ठीक है भाई। पिछली बार मैंने 7 आदमी बना लिए थे, इस वजह से मिस्टेक हो गई। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म में पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल बाएं ओर बैठा। तो देखो भाई ये सवाल दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये कैसा सवाल है, हमने तो जिंदगी में पहली बार ऐसा सवाल देखा है। बिल्कुल मेरे भाई मैं करवा देता हूं आपको, जिंदगी में पहली बार देखा है तो ठीक है भाई। ध्यान से देखो, KLMNOP और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे। तो मेरे भाई देखो पहले एक वृत्ताकार मेज बनाओ, फिर कितने आदमी, 7 भाई, 3 3 6 और 1 7। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देख, एल जो है एन और ओ के बीच में बैठा है, के ओ के बाएं तीसरा। तो मेरे भाई देखो ओ को मान लो मैं यहां बिठाता हूं, ओ के बाएं तीसरा, ओ के बाएं पहला दूसरा और तीसरा, यहां पर के बैठा है। तुमसे ये भी बोला कि जो एल है ना, एल एन और ओ के बीच में है, एल और ओ के बीच में, क्यों जो एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, सिर्फ दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है भाई। तो एल जो है एन और ओ के बीच में है, तो हो सकता है कि एन इधर को बैठा हो, एन और ओ के बीच में एल, या हो सकता है कि एन इधर को बैठा हो, एन और ओ के बीच में एल बैठा है। फिर आगे आ जाओ, क्यों एम जो कि पी के एकदम बाएं बैठा है, के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एम जो कि पी के एकदम बाएं है, तो पी के एकदम बाएं के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई ये कन्फर्म है कि तुम्हारा ये यहीं पर बैठा है। अब क्यों जो है एम,
जो कि P के बाएं बैठा है, तो P के बाएं कौन बैठा है, M, और Q जो है इसके बाएं दूसरा, तो इसके बाएं पहला और दूसरे स्थान पर Q बैठा है। समझ में आया? देखो भाई, तुमसे बोला कि L जो है N और O के बीच में बैठा है, तो L जो है N और O के बीच में बैठ गया, ठीक है। K जो है O के बायां तीसरा, तो O के बायां पहला दूसरा और तीसरे नंबर पर K हो गया। फिर आगे आ जाओ, Q, M जो कि P के बाएं बैठा है, M है ना, M जो कि P के एकदम बाएं, तो P के बाएं कौन बैठ गया, M बैठ गया। के बाएं तीसरे दूसरे स्थान पर बैठा, दूसरे स्थान पर कौन बैठे, Q, तो पहला और दूसरे स्थान पर Q हो गया। अब तुमसे बोला था कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं बैठा है, क्या M K के बाएं है क्या, K के बाएं तो सर Q है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। L जो है N के बाएं है क्या, सर N के बाएं L है क्या, सॉरी पहला बोला है ना, तो L जो है N के बाएं है क्या, हाँ सर N के बाएं L है, बिल्कुल सर ये बात तो सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। एक सेकंड भाई, ये कैमरा आज मेरी लंका लगा देगा, ठीक है भाई। देखिए L O के बाएं है क्या, L जो है O के बाएं, सर O के तो दाएं है ये, इसका मतलब ये गलत हो गया। Q N के दाएं है क्या, जो Q है N के दाएं, सर N के तो बाएं है ये, तो ये भी गलत हो गया। ये तुम्हारा सही है, L N के दाएं है, जो L है वो N के दाएं है, N के दाएं है L। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।